Good morning, students. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, PG Government College, झालावाड़। बच्चों, हम कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, है ना। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स ने के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोरे से ली थी, किंतु उसकी पूर्ण रूप की विवेचना मार्क्स ने की है। मार्क्स ये जानते थे कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में हमेशा दो विरोधी वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग मतलब श्रमिक वर्ग। ये दोनों वर्ग परस्पर हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और समाज का एक युग समाप्त होकर उसका स्थान दूसरा युग ले लेता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के अपने हित होते हैं, जिन्हें वो लेकर उनमें विरोध और संघर्ष चलता रहता है। मार्क्स की अवधारणा वर्ग संघर्ष में पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग की अवधारणाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें समझना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसमें है हमारा सबसे पहले संघर्ष। संघर्ष का मतलब है कि संघर्ष का तात्पर्य है निरंतर युद्धरत रहने से नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतुष्टि के कारण वह हड़ताल करता है, असहयोग करता है और कई रूपों में इसको प्रकट करता है। जब यह असंतोष बहुत बढ़ जाता है या असहनीय हो जाता है तो यह क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग की विजय होती है, मतलब श्रमिक वर्ग जो है उसकी जीत होती है। दूसरा है हमारा पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति से मतलब है वह व्यक्ति जो पूरी तरह से धन संपत्ति पर जिसका एकाधिकार है, जिसका उत्पादन के साधनों पर, जैसे चाहे वो भूमि हो, चाहे कल कारखाने हो, कच्चा माल हो या पूंजी हो, पूरी चीजों पर उसका स्वामित्व होता है। वह वर्ग समाज का सबसे शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन पर, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। ये सब चीजें कैसे होंगी, कब होंगी, इसका निर्णय पूंजीपति वर्ग करता है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यह श्रमिक वर्ग और उसके परिवार का पूर्ण रूप से धीरे 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 शोषण करता रहता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने वाला परोजीवी होता है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए ही यह उत्पादन करता है। तीसरा है हमारा सर्वहारा वर्ग, मतलब श्रमिक वर्ग, या आप ये कह लीजिए जो अपने सारे सुखों को पूर्ण रूप से हार चुका है। वह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के अपना कोई भी साधन नहीं होता, बल्कि वह पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। यह वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे मार्क्स बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, उन्हीं की दया पर निर्भर है। वह अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जो मजदूरी है वो बुजुर्गा वर्ग की इच्छा पर ही रहती है। बाजार मूल्य से यह तय होती है और अपनी पसंद का वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पूंजीपति वर्ग पर निर्भर रहता है। अब हम देखेंगे कि इन सब चीजों में
धीरे धीरे जब शोषण समाज में बढ़ता गया, उसकी तीव्र गति होती गई और एक समय ऐसा आया जब दुनिया के मजदूर एकत्रित हो गए, संघर्षरत हो गए और उसके बाद पूंजीपतियों का धीरे धीरे विनाश होने लगा, जिसका निम्न कारण था। मेन है आपका पूंजीपति के विनाश के कारण कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनसे पूंजीवाद समाप्त हो गया और पूंजीवाद के विनाश के कारण हो गए। जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, कि हमेशा से जो पूंजीपति वर्ग रहा है उसने जो उत्पादन किया है वो समाज के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया, बल्कि अपने उपयोग की दृष्टि से रखकर किया, जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, जिसका परिणाम स्वरूप समाज की मांग और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और पूंजीपति सिर्फ अपने लाभ के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं और धीरे धीरे उनका विनाश होने लगता है। दूसरा है हमारा विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचय। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में क्या क्या है, फैक्ट्री प्रणाली द्वारा तीव्र गति से उत्पादन होता है, जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जिस पर थोड़े से पूंजीपतियों का अधिकार होता है, क्योंकि श्रमिक वर्ग जो है वो बहुत बड़ा भाग है और जो पूंजीपति वर्ग है वो बहुत छोटा भाग है। अतः इनके हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण और एकाधिकार होता है। व्यक्तिगत व्यवस्था नष्ट हो जाती है। बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे और मध्य वर्गीय पूंजीपतियों की संपत्ति का हरण आरंभ हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे और मध्य वर्गीय जो पूंजीपति है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं बाजार में बड़े बड़े पूंजीपतियों और उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिद्वंद्विता में टिक नहीं सकती, इसलिए उन्हें अपने मिलें व कारखाने बंद करने पड़ते हैं तथा उत्पादन कार्य बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। छोटे और मध्य वर्गीय पूंजीपति भी श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीपति पूंजी का संचय करने में असफल रहते हैं वे सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग अपने विनाश के लिए स्वयं श्रमजीवी वर्ग को शक्तिशाली बनाता जाता है। तीसरा है हमारा आर्थिक संकटों एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि। मतलब पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली समय समय पर अनेक आर्थिक संकटों तथा श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि करती है। पूंजीपतियों के हाथों में धन का संचय होने लगता है, वे श्रमिकों की गरीबी में वृद्धि होती है, उनका व्यक्तित्व नष्ट होता जाता है, उनकी स्थिति यंत्र में उपकरण जैसी हो जाती है और वे वस्तु मात्र बनकर रह जाते हैं। इस व्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है, मजदूरी की दर कम हो जाती है और श्रमिकों का दमन और शोषण बढ़ता जाता है। इस व्यवस्था में उत्पादन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति से अधिक होता है। बाजार में माल तो खूब होता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए श्रमिकों के पास पैसे नहीं होते। बाजार में माल भर जाता है, किंतु खरीद के अभाव में पूंजीपति को कारखाने बंद करने पड़ते हैं अथवा बने हुए माल को नष्ट करने कृत्रिम कमी पैदा करनी पड़ती है। इस तरह से अस्थायी आर्थिक संकट जन्म लेते हैं। पूंजीवादी की इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण श्रमिक वर्ग एवं सामान्य जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो जाता है। अतः वे समय आ जाता है जब श्रमिकों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाता। अतः नंबर 4, अतिरिक्त मूल्य और पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेना। मतलब जो हर चीज उत्पादन होती है उसमें जितने पैसे लगते हैं और वो जिससे ज्यादा पैसों में बिकती है उसे हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। पूंजीवादी बात में उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। अतः पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को अपने पास रख लेते हैं, जबकि न्याय की दृष्टि से यह मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की वास्तविक कीमत और उस वस्तु की बाजार की कीमत का अंतर जो होता है। पूंजीपति यह अंतर श्रमिकों से छीनकर स्वयं रख लेते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं।
अगला है हमारा 5वां नंबर, जो है व्यक्तिगत तत्व की मतलब समाप्ति। पूंजीपति उत्पादन व्यवस्था में श्रमिक का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो जाता है और एक प्रकार से उसका यंत्रीकरण हो जाता है। इस प्रणाली में श्रमिक स्वाभिमान खोकर यंत्रों को केवल दास मात्र बन जाता है और अपनी सृजनात्मक शक्ति को भी हानि पहुंचाता है। अतः इनकी पतनावस्था में अनंत श्रमिक वर्ग में चेतना का उदय होता है और यह पूंजीवाद के विनाश हेतु कटिबद्ध हो जाता है। लास्ट है हमारा श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विनाश। सबसे ज्यादा पूंजीपति का जो विनाश का कारण था वो यही था कि श्रमिक में जब तक एकता नहीं थी तब तक वो छोटे छोटे रूपों में काम करते थे। जब श्रमिकों में एकता उत्पन्न हो गई, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में जो बड़े बड़े कारखानों के स्थान पर केंद्रित हो जाते थे, उद्योगों का स्थानीयकरण श्रमी जीवियों के संघर्ष के लिए वरदान सिद्ध होता है। असंतुष्ट श्रमिक परस्पर मिलते थे, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते थे, उनमें संगठन होने लगा, अनुशासन और सहयोग की भावना पैदा होती है। जो संघर्ष पहले से व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे थे, अब वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने लगते हैं। उद्योगों का केंद्रीयकरण श्रमिक श्रम संगठनों को जन्म देता है। संगठित श्रमिक पहले हड़ताल और सामाजिक जीवन को ठप करने की कोशिश करते हैं और बाद में क्रांति द्वारा पूंजीवाद से उखाड़कर उसके स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। मार्क्स ने क्रांति मार्क्स ने क्रांति की रणनीति का विस्तार में उल्लेख नहीं किया, फिर भी शक्ति और हिंसा इनके मुख्य आधार हैं। ऐसा कि मार्क्स ने कहा है, जब एक नए समाज को अपने गर्भ में धारण करने वाले सबसे पुराने समाज की ढाई है।